स्क्रैच से सीएसएस की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रोड मैप या फिर रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आज हम 10 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आप पहले दिन से लेके लास्ट तक ये 10 पॉइंट्स को कैसे मुकम्मल करेंगे और किस तरह से अगर ये आप 10 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, तो आप पहला अटेम्प्ट अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सही रोड मैप और एक स्ट्रैटेजी बना के दी जाए और एक प्लान हो आपके पास कि आप पहले दिन से ही ट्रैक पे रहें और डिविएट ना हो अपने गोल से। सबसे पहले तो एज़ अ बिगनर आपने 2 चीज़ें करनी हैं और पहला जो काम है आपने जो करना है और इसको हर हाल में करना है, वो ये है कि आपके पास सिलेबस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीएसएस के लिए एक सिलेबस दिया गया है, आप गूगल पे जाएँगे, वहाँ पे आप लिखेंगे सिलेबस सीएसएस का, तो सिलेबस आपके पास आ जाता है। आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रखेंगे और जो सिलेबस है आपके पास, उसको आप फिंगर टिप्स पे अपने रख लें, यानी याद कर लें आप, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और ये जो सिलेबस है, ये आप 100% कवर करेंगे। इसमें से कोई भी बात आपने स्किप नहीं करनी है, कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, चॉइस पे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और 100% आपने अपना सिलेबस मुकम्मल करना है। तो पहला स्टेप या फिर पहला पॉइंट जो है क्या है, आपने अपना सिलेबस जो है वो फॉलो करना है और उसके लिए आपने सिलेबस को डाउनलोड करके उसको फिंगर टिप्स पे रखना है। सेकंड काम क्या है? सेकंड काम ये है कि आपने एग्जामिनर की रिपोर्ट्स को समझना है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आपके पेपर्स चेक होते हैं, तो चेक होने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है जिसमें एग्जामिनर्स ने, जिन्होंने आपके पेपर्स चेक किए होते हैं, वो बताते हैं कि किस स्टूडेंट को हमने फ़ेल किया है और किसको पास किया है। जो पास हुए हैं वो किस बेस पे पास हुए हैं और जो फ़ेल हुए हैं उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से वो फ़ेल हुए हैं और एग्जामिनर की शिकायत क्या होती है स्टूडेंट से। इससे आपको पता चलेगा ना कि एग्जामिनर क्या चाहते हैं आपसे, तो आप उसी तरीके से फिर आप अपनी तैयारी कर पाएँगे। आपको पता ही नहीं कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, तो फिर आप तो ज़ाहिर है ट्रैक पे रहते ही नहीं हैं। तो इसलिए एग्जामिनर की रिपोर्ट को पढ़ना ज़रूरी है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपने स्टार्ट जो लेना है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट लेना है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को पहले स्टार्ट करेंगे और इसमें अंग्रेज़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फ़ोकस करना है। स्पेशली जो लैंग्वेज का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके करंट अफेयर्स और प्रेस इन कंपोजिशन, ये आपके आखिर तक चलते हैं, ये कभी मुकम्मल नहीं होते हैं। तो इन पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है और साथ ही साथ आपने बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करते रहना है और हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट एक रिकमेंडेड किताब जो है वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। आपके जो सवाल होंगे वो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में इनको एड्रेस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स ऑन कैंपस क्लास लेना चाहते हैं टॉर्च बियरर्स अकेडमी कराची से, तो वो गिवन नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप से डिटेल्स ले सकते हैं और अकेडमी विजिट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। थोड़ा-सा फिज़िक्स का सिलेबस देख लिया, कंप्यूटर साइंस का देख लिया, बायोलॉजी का देख लिया, तो उनको लगता है कि ये तो सब्जेक्ट हमें आता है, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। सीएसएस एक एंटायरली डिफरेंट गेम है। इसमें आपको रूल्स का पता नहीं होगा तो आप गेम में हार जाएँगे। रूल्स आपको यहाँ पे ऐसे नहीं मिलेंगे कहीं पे भी कि जो व्हाट आर द रूल्स, वो आपको नहीं पता चलते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होती है, तभी जो है आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पा रहे होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए आप किसी मेंटर से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे कंसल्टेशन लेंगे आप, एक राइटअप अपना चेक करवाएँगे और उसके बेस पे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिस्कस करेंगे। अपने गोल्स, एस्पिरेशंस, एकेडमिक बैकग्राउंड, फैमिली एनवायरनमेंट, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। कितना स्कोर करना चाहते हैं, ऐसे पास करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो करेंगे। ये तमाम चीज़ें पता होने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को डिसाइड किया जा सकता है कि जी अच्छा, बेस्ड ऑन दिस हम ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने रख सकते हैं और हर स्टूडेंट के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप कभी भी कहीं पे भी किसी से भी रैंडमली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से गाइडेंस ना लें, क्योंकि सीएसएस में कुछ आपके फैसले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक फैसला ये है कि आप अकेडमी कौन सी ज्वाइन करेंगे और कौन से मेंटर के पास जाएँगे। ये बहुत आपके 2 इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं। अगर आप यहाँ पर पुअर डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो आप सफ़र करते हैं आगे। और जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि जी उनके लिए क्या तरीका सही है और क्या तरीका नहीं है। और जिनमें पुअर डिसीजन मेकिंग है, सीएसएस में लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी चेक होती हैं और जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, वो सफ़र करने वाला है। और इस स्टेज पे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ किसी के अंदर लेकर नहीं आई जा सकती, ये अब आपके अंदर पहले से ही होती हैं। या तो होंगी या तो नहीं होंगी। जिनके अंदर नहीं है, वो फिर भी कोशिश करें कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाएँ। मे बी बहुत सारे लोगों को अभी भी ना पता हो कि डिसीजन
डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए या फिर सीएसएस के एग्जाम में कामयाब होने के लिए। मिसाल के तौर पे ऐसे का जो पेपर होता है इसमें 10 टॉपिक्स होते हैं आपके। कभी आपने सोचा है 10 टॉपिक्स क्यों दिए गए हैं? अटेम्प्ट तो हमने एक ही करना है। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक की जा रही है। कौन सा ऐसे करते हैं आप, कौन सा फैसला करते हैं, इनमें से कौन सा फैसला करने वाले हैं आप, और उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पूरा करेंगे। ये एक डिसीजन है जो कि आपका चेक हो रहा है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी चेक होती हैं ऐसे के अंदर, क्योंकि ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी वो एक्सपोज हो जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे सोचते हैं आप, आपने कौन सा कंटेंट कंज्यूम किया है, आप डिसीशंस कैसे लेते हैं, आप की आइडियोलॉजी क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी पता चल जाती हैं इस एक ऐसे को अटेम्प्ट करने से। तो इसलिए आपके पास गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं आपके तमाम कंपलसरी एडॉप्शन सब्जेक्ट्स, इनका सिलेबस मुकम्मल करना है। वो भी एफपीएससी की रिकमेंडेड किताबों से आपने इसको मुकम्मल करना है। आप क्लास लेंगे, क्लास के लेक्चर्स को नोट करेंगे, एकेडमिक के नोट्स अगर मौजूद हैं तो उनको देखेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए एक रिकमेंडेड किताब पढ़ेंगे, और उसके बाद यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स जो कि मीडियम और शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं। इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। इसमें से कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे। क्वालिफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खुद को टफ टाइम आपने ज़रूर देना है। शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़ेंगे। शॉर्टकट्स से कुछ नहीं होता। सीएसएस का एग्जाम शॉर्टकट से पास नहीं होता, और स्मार्ट स्टडी या फिर स्ट्रैटेजी का मतलब शॉर्टकट नहीं होता है। इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हम पहले सिलेबस कवर करें या पहले पास्ट पेपर्स को देखें। तो देखें जी, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। उनके जो टीचर्स उनको जैसे गाइड करते हैं वो बेहतर है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को जो कहता हूँ वो ये है कि पहले आप अपना सिलेबस मुकम्मल करेंगे, उसके बाद पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पता है, मुझे पता है उनका कि एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आते हैं, क्या है, वो पता होता है उनके बारे में। जितना ज़्यादा मुझे उनके बारे में पता होता है, मैं उनको उतना ज़्यादा इफेक्टिवली गाइड कर पा रहा होता हूँ। और जिस स्टूडेंट के बारे में मुझे नहीं पता होता, मैं उसको कैसे गाइड कर सकता हूँ सही से? वो मुझसे गाइडेंस नहीं लेगा, और मैं उसको गाइड भी नहीं करूँगा। जब तक मुझे उसके बारे में सही से चीज़ें नहीं पता चलेंगी, मैं उसको गाइड नहीं कर सकता। जैसे कि रैंडमली अगर किसी का कमेंट आता है, तो अगर वो सवाल एड्रेस हो सकता है तो मैं उसको एड्रेस करता हूँ, लेकिन उस सवाल के जवाब के लिए पहले मुझे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एस्पिरेंट के हवाले से, तो वो सवाल जो है फिर आंसर नहीं हो पाता है। इसको आपने समझना है कि हर जगह पे जो है आपने इस तरह से नहीं करना कि ब्लाइंडली चीज़ों को करते रह जाए। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, एक पेशेंट होता है, अगर वो डॉक्टर के पास आता है, जितना ज़्यादा डॉक्टर को उस पेशेंट के बारे में पता होगा उतना ज़्यादा उसकी डायग्नोसिस हो पाएगी सही से, उसको मेडिसिन सही से दी जाएगी। लेकिन ब्लाइंडली अगर उसको मेडिसिन देंगे तो क्या होगा, है ना? वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। इसी तरह ब्लाइंडली एक एस्पिरेंट को कुछ भी बता दिया जाए और उसको फॉलो कर ले, तो ये एक डिज़ास्टर साबित होगा 2 साल के बाद। स्टूडेंट इस बात को अभी नहीं समझते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी आप 1-2 साल के बाद इन चीज़ों को समझ पाएँ, जब आप एक प्रोसेस से गुजर के आ जाएंगे। एज अ बिगनर बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और मेरे पास जो स्टूडेंट्स स्पेशली पर्सनल मेंटरशिप में आते हैं, वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले होते हैं। तो वो ज़्यादा जो है समझ रहे होते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि अवेयर हो चुके होते हैं चीज़ों को लेकर, और वो ज़रा सा भी तंग नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट जो है वो तंग कर रहा होता है चीज़ों के हवाले से, क्योंकि उसको अभी पता नहीं होता। उसको लगता है कि उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। सेकंड अटेम्प्ट जो दे रहा है वो उसको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है ना, लेकिन वो समझ चुका है कि जी पास करने के लिए मुझे थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज हो चुके होते हैं, उनको चीज़ों के बारे में पता चल चुका होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी होती है, और फिर उनको गाइड करके क्वालिफाई करवाना ईज़ी हो जाता है। क्योंकि अब वो आपकी बात मानते हैं, टीचर की बात मानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, अच्छे लिसनर बनते हैं, और जो काम उनको बताया जाता है उसको वो फॉलो करते हैं। पास्ट पेपर्स को फिर आपने सॉल्व करना है। यहाँ तक भी जो है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आ रहे होंगे, ये प्रोसेस है जिसको आपने करना है। उसके बाद अब बारी आती है, जैसे ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, आप पहले दिन से ही जो है चेक करवाना स्टार्ट करेंगे। बेशक आप पहले दिन नहीं लिख पा रहे हैं, 2-3 सेंटेंसेस लिख सकते हैं, वो लिख के चेक करवाएंगे। सीएसएस क्यों करना चाहते हैं, इस पे लिख सकते हैं, ये चेक करवाएंगे। एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे लिख सकते हैं, ये आप लिख के चेक करवाएंगे। जिसके अंदर लिखने की हैबिट डेवलप हो गई, तो वो बेशक एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, वो सीएसएस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन जिसके अंदर ये हैबिट नहीं है और वो लिखना भी नहीं चाहता, तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, क्योंकि ये लिखने का इम्तिहान है, लिख के ही पास होता है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा डेफिनेटली, तभी तो लिख पाएंगे। तो पढ़ना भी है, साथ साथ लिखना भी है आपने। मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट जो है एक और गलती करते हैं, वो ये है कि वो कहते हैं कि पहले हम परफेक्ट हो जाएं, फिर हम मॉक पेपर देंगे। आप अटेम्प्ट देंगे, और जो क्वालिफाई भी करते हैं उनकी तैयारी कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। वो अटेम्प्ट देते हैं प्री रिक्विजिट्स मीट करके, तो परफेक्ट तो कभी भी नहीं हो सकते हैं।
तो आप मॉक पेपर्स देते ही इसलिए हैं कि आपकी तैयारी हो सके, ना कि आपकी तैयारी हो गई है तो आप मॉक पेपर्स दे दें। तो इसका ख्याल रखना है, मॉक पेपर देना स्टार्ट करना है। बेशक 4 सवालों में से 1 सवाल अटेम्प्ट करेंगे, हाफ क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है। उसके बाद 1 सवाल करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, अल्टीमेटली 4 सवाल तो कर ही जाएंगे। तो आपने लिखना स्टार्ट करना है। देन रिविजन्स, जितना कम टाइम होगा उतना कम टाइम मिलेगा रिविजन्स के लिए, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको रिविजन्स के लिए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अपना टारगेट ये सेट करें कि एटलीस्ट आप 4 से 5 रिविजन्स अपने हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट देंगे ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। इसके अलावा आपके जो मज़ीद सवाल हैं वो आप